अल्टरनेटिंग करंट का 4th लेक्चर। कल हमने आरएल सर्किट के बारे में जो जो भी हो सकता था वो सब कुछ देखे, खासकर इंडक्टर की चार्जिंग, टाइम कांस्टेंट और बहुत सारी चीजें। चलिए आज एक क्वेश्चन के माध्यम से उस चीज को और आगे ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। एक रजिस्टर, एक इंडक्टर सीरीज में है। कह देते हैं कि 10 ओम का रजिस्टर है और ऐसा कह देते हैं कि 1 हेनरी का इंडक्टर है। वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी गई है 10 sin 3t का। हम आपसे कहते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ। रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट देके वोल्टेज पूछ, करंट की इक्वेशन देके वोल्टेज। तो मैं इसके साथ 10 करंट निकालता हूं, करंट देके वोल्टेज वाला आप निकालें। चलिए सॉल्व करते हैं। रास्ते में क्या क्या जरूरत पड़ेगी देखिए। अगर हम करंट की इक्वेशन चाहते हैं तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और कह देता हूं, मान लीजिए कि ये प्लस π/3 ऐसा कुछ दिया था पहले से, ऐसे ही पहले से दिया। हम इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे ही नहीं। फेज का अपने पूरे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। शुरुआत में वो कहां था हम क्या जाने, हमसे कोई मतलब नहीं, लास्ट में हम उसका हिसाब कर लें, ठीक है। हम रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच के फेज का हिसाब करेंगे। पहले से कौन कहां था उसका हिसाब हमारे बस का नहीं है, ना हमारा काम है, ठीक है। तो नॉर्मली हम I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों? क्योंकि आरएल सर्किट है तो प्लस 5 नहीं -5 होना चाहिए, क्योंकि आई लैग करेगा, आई लैग करेगा कितने से, कितने से? -5 से, -5 से कि -π/2 से, फिक्स है -π/2 से, ठीक है, फिक्स है -π/2 से। इंडक्टर, अच्छा एक मिनट, अगर अकेले इंडक्टर था तो रिजल्टेंट वोल्टेज लीड करता था। अकेले कैपेसिटर था, रिजल्टेंट वोल्टेज लैग करता था 90 डिग्री से। पर मिक्सिंग वाले में हम फाई क्या यूज करते हैं, मिक्सिंग वाले में हम फाई का फेज का, क्योंकि फाई की वैल्यू प्योर इंडक्टर में 90 होती थी, यहाँ प्योर इंडक्टर नहीं, यहाँ मिक्सिंग है, आर और एल दोनों है, इसलिए फाई का ही यूज करें। फाई हम निकालेंगे, ठीक है, tan फाई को ओमेगा लगाना, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, हमें भी ना करें। खैर ये अब इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है उसको हम लेके फाइनल आंसर तक पहुंचा दें। चलिए आई नॉट चाहिए अपने, आई नॉट चाहिए। आई नॉट क्या होता है? वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट जरूर आप यहां से ले सकते हैं 10 अपॉन जेड। अच्छा जेड क्या होता है भाई? जेड √XL² प्लस R², और XL क्या होता है? ओमेगा L, ओमेगा स्क्वायर L² प्लस R²। ओमेगा की वैल्यू 1, सॉरी ओमेगा की वैल्यू 3 है ना। आप यहां से देख सकते हैं 10 sin ओमेगा t प्लस 5 या कि थीटा जो भी है। ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 3 है, आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं, इसलिए z इक्वल टू 3, 9 और ये 100, तो z इक्वल टू कितना आया? 109, 109, ठीक है। ये आ जाएगा 10.1 10.2 के आसपास आ गया, ठीक है। .2 के आसपास आ गया, ठीक है। और थोड़ा आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं कितना आएगा, ये जेड कितना आएगा। 10 तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, 10.3 के आसपास मल्टीप्लाई करें, 10.3 में 10.3 का
तो 10.3 का होल स्क्वायर आप सॉल्व करिए। हाँ 10.4 लिख देते, ठीक है, 10.4 लिख देते, ठीक है। जेड की वैल्यू 12.4 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहां से अपना आई नॉट मिल जाएगा, यहां से अपना आई नॉट मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा 10/10.4, 10/10.4। आई नॉट इक्वल टू इसको हम 100/104 लिख दें। ट्वेंटी 26, ठीक है, इतना है, इतना है, ठीक है। चलिए एक काम हुआ, आई नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर वहां हमको वोल्टेज करंट देख के वोल्टेज की इक्वेशन पूछता तो वहां वी नॉट की जरूरत होती, ठीक है। फिर वहां भी लैग नहीं लीड करता तो वहां +5 जोड़ते। जो अपने पास आई की इक्वेशन है वहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी में क्या करते, जोड़ते, ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन के लिए। अब क्या करें, हम क्या करें, आ गया आई नॉट हो गया, ठीक है। अब काहे की जरूरत है, ओमेगा, ठीक है, निकाल चुके थे, 3 है पहले से, टी कोई बात ही नहीं। अब मेनली आपको क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। तो फाई क्या होता है, tan इनवर्स XL अपॉन R, ये पड़े ओमेगा अपॉन R। tan इनवर्स XL कहाँ है, ओमेगा L, और ओमेगा L कितना आया था 3, ओमेगा L कितना आया था 3, और ये हो गया 10, कितना हो गया 3/10, ठीक है। अब पेपर में डाटा सेट करने के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 दे देता तो आराम से 3/4 बढ़िया सेट होता, 37 डिग्री का रिजल्ट बन जाता, बढ़िया है ना। 3/10, tan इनवर्स 3/10, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या यहां पे ओमेगा टी -5 लिख देना सही है, नहीं, क्योंकि इनिशियल फेज भी हम ही कैलकुलेट करें, ठीक है। मैं इस ओमेगा टी में मैं बल्कि यहां पे इसको लिखूं ही नहीं, ऐसा लिख देते हैं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी +5, इतना नॉर्मली हम लिखते हैं, ओमेगा टी +5 नॉर्मली इतना लिखते हैं। और ये फाई क्या है, टोटल फेज, ये फाई क्या है, टोटल फेज। मैं यहां पर फाई टोटल लिखूं, क्या लिख दूं, फाई टोटल, टोटल फेज। टोटल फेज कैसे निकलेगा, जो इनिशियल फेज है उससे, इस वाले फेज से, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं तो लैग करा दीजिए। जो इनिशियल फेज है अपने पास कितना 3t + 5, साइन के बाद जो है वही ना फेज है, फेज का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन में जो लिखा है वो फेज है ना। या कि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचिए ही नहीं, आप चुपचाप क्या क्या चाहिए निकालने के लिए, मैक्सिमम करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना ध्यान दे रहे हैं, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। फेज का हिसाब हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आई नॉट निकाल लिया हमने, ओमेगा निकाल लिया हमने, है ना, फेज का हिसाब भी हमने किया। देखिए अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं, I = I नॉट, आई नॉट कितना है 25/26 साइन ओमेगा टी 3t, उसका फेज जो था हम लिखेंगे, उसका पुराना फेज तो 3t + π/3 पूरा था ना, इस फेज में 90 डिग्री नहीं, इतना tan इनवर्स 3/10 और लैग करेगा, ये टोटल आएगा। यहां गलतियां हो सकती हैं, आप π/3 को निगलेक्ट मान लें, नहीं,
बात समझ रहे हैं? अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करें आप, नॉर्मली निकालिए, सब कुछ नॉर्मली निकालिए, फेज का हिसाब हम बाद में करेंगे, साइन के अंदर क्या लिखना है उसका हिसाब हम बाद में करेंगे, ठीक है? साइन के बाहर वाले का हिसाब पहले कर ले, मैक्सिमम वोल्टेज हम निकाल ले, पहले मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज जो भी चाहिए, ठीक है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जो भी था उतना तो पहले लिखेंगे, नॉर्मल जिस फेज में था उस फेज से ना लीग लैग करेगा भाई, करंट वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक, करंट वोल्टेज से लैग करेगा। तो पहले वोल्टेज का फेज लिख लें पूरा, पहले हमने वोल्टेज का पूरा फेज लिख लिया, जो वोल्टेज का पूरा फेज था, और उससे हमने माइनस का मतलब लैग करा दिया, कितना, जितना फेज आया, जितना यहाँ पे फेज डिफरेंस आया, ठीक है? लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन अब दे दे, आप पगला जाओगे, इसी में 3-4 ऑप्शन बना दे, एक बार प्लस के साथ है, कोई पाई बाई 3 हटा के एक बार इधर उधर क्या कैसे, ठीक है? यही काम करना है। अगर करंट का इक्वेशन दे देता और वोल्टेज का इक्वेशन पूछता तो तब भी यही काम करते, सब कुछ ऐसे उल्टा, ठीक? लिख लीजिए। अच्छा, अब जब करंट की इक्वेशन आ गई तो यही करंट हर जगह जाएगी, तो आई इंटू आर इसके क्रॉस ड्रॉप और आई इंटू एक्स एल के क्रॉस ड्रॉप, तो आप VL और VR भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो VL इक्वल टू आई एक्स एल निकाल लीजिए, यही वाली आई रख के, और आप चाहिए तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आई इंटू आर कैलकुलेट कर लीजिए, यही वाली आई रख के, ठीक है? अगर ये भी पूछा मान लीजिए तो, है ना? अगर मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तब तो ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, पहले आप आई कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस का उसमें मल्टीप्लाई, ठीक है? अगली सर्किट पढ़ेंगे आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट, तब हमने कहा था अगर आरआर आपको समझ में आया है तो आरसी भी आएगा। एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर लगाया अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ, ये था आर, ये था सी। अगर हमने V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का सप्लाई दिया तो यहां से जो इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ वो कहलाया VR और ये कहलाया, आप जानते हैं कि VR होता है IR और VC होता है IXC। अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, तो मेन करंट इधर, VR इसके उसमें और VC 90 डिग्री से लैग करेगी और VC 90 डिग्री से लैग। VC और VR के बीच का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो ऐसे आएगा, V और V और I के बीच का जो एंगल है वो फेज कहलाएगा, ठीक है? याद है? अगर आप रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करें, जो कि हेडिंग हमने लिया था, रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, V इक्वल टू VR IR स्क्वायर प्लस IXC, V इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC। आप चाहें तो I बाहर ले लें, I R स्क्वायर प्लस XC, रटे नहीं, कल वाला डेरिवेशन है वही है, सब कुछ है, ठीक है? आप चाहें अगर आप चाहें तो XC इक्वल टू 1/ओमेगा c रख के थोड़ा तड़क भड़क बना सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज, ठीक है? इम्पीडेंस V इक्वल टू I R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर से अगर हम शुरुआत करें, V अपान I इधर लाएं तो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, V अपान I को हम Z कहते थे और ये हुआ R स्क्वायर प्लस XC, ये हुआ फेज डिफरेंस। अगर आप फेज डिफरेंस निकालना चाहें
एक बार फिर से, ये आपका था VC, ये आपका थी मेन करंट, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, और इसी के साथ ये है रजिस्टर। इसको हम ऐसे ऐसे कर दें, ये था फाई, अगर हम tan फाई निकालें तो VC अपान VR, tan फाई, VC को लिख दीजिए IXC, इसको लिख दीजिए IR, तो tan फाई का ये रिजल्ट आपके साथ हो सकता है XC अपना XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C रख के आप फाई इक्वल टू निकाल सकते हैं tan इनवर्स 1 अपान ओमेगा, क्योंकि XC इक्वल टू क्या होता है 1 अपान। ठीक, आप मैक्सिमम करंट ले सकते हैं, आप मैक्सिमम करंट ले सकते हैं। I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन, I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन, तो V नॉट और Z आपके पास है XC स्क्वायर प्लस R। ठीक है, क्योंकि आपके पास फाई है, और अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहें, अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहें, इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहें, अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना चाहें तो यहाँ होगा रजिस्टर, यहाँ होगा XC, और ये होगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये होगा। ठीक, तो यहां से आप निकाल सकते हैं cos फाई इक्वल टू R अपॉन R स्क्वायर प्लस XC। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर। cos फाई है पावर, सब कुछ कल, इसीलिए थोड़ा फास्ट हुआ, सब कुछ कल। ठीक है, जहां जहां वहां XL था वहां वहां यहां XC, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट, वही न्यूमेरिकल भी। अब चाहे जहां इंडक्टर की वैल्यू है वहां कैपेसिटर की वैल्यू फैराड लेके आप सब कुछ उसी तरह कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, आरसी सीरीज से। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, बोर्ड के हिसाब से भी। RLC सीरीज, RLC सीरीज। इसके पहले हम LC बनाते, रजिस्टर ना हो, LC। एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा। आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बस लिख लीजिए, बोर्ड के हिसाब से कभी कभी पूछ दिया जाता है। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। काम है बात फिर से वही से, इसके क्रॉस जब करंट ऐसे यहाँ जाएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC। VL इक्वल टू IXL, VC इक्वल टू IXC। फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम, मेन करंट इधर, रजिस्टर है ही नहीं तो रजिस्टर का वोल्टेज उसके साथ हम लिखेंगे नहीं, कैपेसिटर इससे वोल्टेज 90 डिग्री मिल जाए और इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री
इसका एक और बढ़िया फेजर डायग्राम बना लीजिए। अगर ये ज्यादा बड़ा है, अगर VL बड़ा है DC से, यदि यहाँ कंडीशन देंगे इफ VL ज्यादा बड़ा है VC से, तो इसको हम लिख देंगे VL माइनस VC और इधर आ जाएगा, ठीक है, VL माइनस VC। और ये कितना है इसका एंगल 90। रिजल्टेंट वोल्टेज यही है, रिजल्टेंट वोल्टेज यही है, जो भी है रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू कितना दिख रहा है, VL माइनस V इक्वल टू VL माइनस वैल्यू रखें IXL माइनस IXC, तो V इक्वल टू I इंटू XL माइनस XC। इम्पीडेंस V इक्वल टू I XL माइनस XC से अगर हम शुरू करें तो V अपान I इक्वल टू XL माइनस XC, तो Z इक्वल टू XL माइनस XC। ठीक, अगर कभी LC सर्किट का इम्पीडेंस पूछे तो XL माइनस XC, XL इक्वल टू ओमेगा XC माइनस 1 अपान X। ठीक है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ठीक है। और क्या, मैक्सिमम करंट I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, तो V नॉट अपॉन Z कितना आया XL माइनस XC। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, मुझे अभी याद आ रहा है, डायरेक्ट इस फार्मूले से क्वेश्चन आया है। XL दिया था, मतलब L और C देके ही डायरेक्ट पूछा था मैक्सिमम करंट कितना होता है LC सीरीज से, ठीक है। अब एक और चीज, ये है I नॉट, ठीक है, मैं उस बाद में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। I नॉट है, और क्या बता रहा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना होता है cos फाइव, जबकि फाइव कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 दैट इज पावर फैक्टर यहाँ पे। एक्चुअल में पावर फैक्टर वह चीज है, समझे इस चीज को, आपकी बुक में नहीं लिखा है पावर फैक्टर है क्या, cos 5 बस लिखा है। पावर फैक्टर वह चीज है जो यह बताता है कि कितना पावर क्षय हो रही है, डिसिपिटेट हो रही है, ठीक है, कितना पावर डिसिपिटेट हो रही है। अगर पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब 100% पावर लॉस हुआ। पावर फैक्टर 0 है, इसका मतलब पावर लॉस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर सर्किट पे पूरे सर्किट में रजिस्टर नहीं है, क्या नहीं है, रजिस्टर, जैसे इसमें नहीं है। अब रजिस्टर नहीं है तो चाहे केवल इंडक्टर हो, चाहे केवल कैपेसिटर हो, या दोनों, जो कि इस केस में है, तो पूरे सर्किट में करंट तो फ्लो होती है, पर उसका पावर फैक्टर नहीं होता। क्या नहीं होता, पावर फैक्टर नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है, करंट तो फ्लो होती है, पर उस करंट के कारण कोई पावर लॉस नहीं होता, कोई पावर डिसिपिटेट नहीं होता। उस करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। हेडिंग लीजिएगा, वाटलेस करंट, यहीं पे इसके जस्ट बाद वाटलेस करंट, वाटहीन धारा, हिंदी में वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। क्या लिखेंगे, इफ सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ, केवल इंडक्टर, केवल कैपेसिटर हो या कि दोनों, मीन्स इफ सर्किट डज नॉट कंटेन रजिस्टर, एक शब्द में कहें, इफ सर्किट डज नॉट कंटेन रजिस्टर, then current flows in circuit
then current flows in circuit does not dissipate power, does not dissipate power। कोई जो सर्किट में करंट फ्लो होती है कोई पावर क्षय नहीं करती, पावर डिसिपेट नहीं करती। सो दिस करंट इज कॉल्ड एज वाटलेस करंट। ये क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर को पावर की आवश्यकता नहीं होती, इंडक्टर और कैपेसिटर को कोई पावर नहीं चाहिए, इंडक्टर कैपेसिटर कोई पावर लॉस भी नहीं करते। ठीक है, ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर पावर लॉस नहीं करते, पावर उत्पन्न कर देते हैं, रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं इंडक्टर कैपेसिटर, याद रखिएगा। हालांकि आपके सिलेबस में रिएक्टिव पावर नहीं है, पर इंडक्टर कैपेसिटर पावर लेने के लिए नहीं, पावर देने के लिए लगाए जाते हैं, रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं लिख भी लीजिएगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं, पावर लॉस नहीं है। शायद नीट 2015 या 16 में आया भी है ये क्वेश्चन। तो एक स्टेटमेंट है, डी नंबर ऑप्शन सही था और ऐसा ही था, इंडक्टर कैपेसिटर का क्वेश्चन था, नॉर्मली थ्योरी का क्वेश्चन। तो वाटलेस करंट क्या है? जिसपे कोई वाट नहीं है, वाट मतलब पावर, जिसके कारण कोई पावर लॉस नहीं है, वो तब संभव है जब सर्किट में रजिस्टर, तब संभव है जब सर्किट में कोई रजिस्टर। ठीक है, लिख लीजिएगा वाटलेस करंट। ठीक है, तो पूछ लिया जाए, पूछा भी गया है, 2 साल पहले पूछा गया था कि एलसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कैसी करंट है? सीधे कहना था वाटलेस करंट, ऑप्शन में था या कि शायद खाली स्थान में था, एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है। ऐसे पूछा था, एलसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कहते हैं ऐसा, तो वाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि एलसी सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। क्यों पावर फैक्टर 0 होता है? cos 90 तुरंत आया था, फेजर डायग्राम याद आना चाहिए, ऐसे था, ये था, कोई नहीं बना 90 डिग्री था, और जहां 90 डिग्री है, देखिए शुद्ध इंडक्टर था, प्योर इंडक्टिव सर्किट था, वहां भी फाई कितना आया था? 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटर था, वहां भी फाई कितना आया था? 90 डिग्री। अरे लीड करे लैग करे उससे क्या मतलब है, तो 90 ही ना। और पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। तो इंडक्टर में भी cos 90, कैपेसिटर में भी cos 90, और केवल इंडक्टर कैपेसिटर से मिली एलसी सर्किट भी है, वहां भी cos 90। तीनों में पावर फैक्टर 0। पावर फैक्टर 0 होने का मतलब यह है कि वहां कोई पावर डिसिपेटेड नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बार बार डिनोट कर रहा हूं कि इंडक्टर कैपेसिटर अगर अकेले हैं, मतलब सर्किट में अगर रजिस्टर नहीं है, तो उस सर्किट में कोई पावर लॉस नहीं होगी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक नॉर्मली सर्किट बनाया जा सकता है, जैसे मैं नॉर्मली एक सर्किट बना दूं, ऐसे बढ़िया सर्किट बना दूं एलसी, हाँ, तो बढ़िया सप्लाई वप्लाई दे दूं, V = 10 sin 4t ऐसा कुछ, 3 हेनरी ये है ना, 2 माइक्रोफैरड ऐसा कैपेसिटर है ना, यहाँ से जाने वाली करंट पूछ ले आपसे, बताइए वहां से कितना करंट जाएगी, और क्या पूछ ले? फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड तो होनी नहीं, बहुत आप दिमाग ना लगाइए कि VRMS IRMS cos फाई, तो cos फाई अगर लगा देंगे तब तो ठीक है, cos फाई वैसे भी 0 कर देगा, और अगर cos फाई भूल गए, नॉर्मली VI लगाना चाहे, तब सब गड़बड़ हो जाए, है ना। इसलिए केवल अगर पावर ओवर का नाम ले तो आप याद रखिए, पावर ओवर काम रजिस्टर का है, हीट और रजिस्टर उत्पन्न करते हैं, कैपेसिटर और रजिस्टर हीट नहीं उत्पन्न करते। ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर का काम हीट उत्पन्न करना नहीं है, हालांकि एनर्जी डिसिपेट होनी है, इंडक्टर तो एनर्जी वो करता है, ठीक है, लेकिन पावर नहीं। ठीक, तो आप करंट यहां कैसे निकाल पाएंगे? कैसे निकाल पाएंगे? जो करंट आएगी वो 90 डिग्री आगे आएगी कि पीछे आएगी, वह डिनोट, वह किस चीज पे डिपेंड करेगा? VL बड़ा है, VC बड़ा है। अगर आप फेजर डायग्राम का शर्त याद करें तो हमने कहा था कि ये फेजर डायग्राम VL - VC का तब है जब हमने कह दिया था कि VL बड़ा है VC से। अगर VC बड़ा हो जाता तो क्या ये नहीं हो जाता? VC - VL के लिए होता। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जोश जोश में, है ना, कहने की बातें अलग है और न्यूमेरिकल्स की बातें अलग है। तो क्योंकि अगर आपको करंट की इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है तो आपके मन में तुरंत शुरू में ही आया, मान लीजिए इसके पास इनिशियल फेज भी है, मैं कह देता हूं मान लीजिए इसके पास इनिशियल फेज भी है 30 डिग्री का, ठीक है, या कि 37 डिग्री का, ऐसा कुछ इनिशियल फेज भी है। तो सबसे पहले करंट में हम 10 नहीं, मैक्सिमम करंट जो भी आएगी वो sin 4t + 37 लिख लेंगे।
फिर माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि VL बड़ा है कि VC। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं। पहले तो करंट निकाल लें। मैक्सिमम करंट होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन जेड। मैक्सिमम वोल्टेज है 10 और जेड कितना होता है XL माइनस XC। 10 XL कितना ओमेगा L, ओमेगा है 4 और L है 3, तो 4 इंटू 3 माइनस XC कितना हो 1 अपान ओमेगा C, 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा कितना है 4 और C कितना है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको मतलब माइक्रो कर देंगे तो तांडव बच जाएगा, है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं जिससे कि बहुत तांडव ना मचे। इसको हम 20 मिली फैरेड दे दें, ऐसा कुछ। तो 1 माइनस 1 अपान एक्स, एक्स है सॉरी 1 अपान ओमेगा सी, सी कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो आई नॉट आ जाएगा 10 अपान 12 माइनस 1 अपान 1 का है अब 10 टू द पावर 3, तो 1000 ऊपर पहुंच गया और 2080 नीचे पहुंच गया। ठीक है, ये ठीक है, ये 10 पावर 3 ये यहां चला गया। ठीक है, तो ये हो गया ये 96 माइनस 10 आई नॉट कितना आ जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 80, 96 माइनस 10 86। ठीक, 80 अपान 86। ठीक है, 40 अपान 43 एम्पियर। ये है मैक्सिमम करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट हो गई। अब क्या चाहिए, ओमेगा है ही अपने पास, अब फेज बचेगी। तो फेज चाहिए, फेज कहां से पता चलेगा, फेज कहां से पता चलेगा, VL बड़ा है कि VC, VL बड़ा है कि VC। तो VL बड़ा होगा या VC बड़ा होगा वो इस चीज पे भी डिपेंड हो जाएगा, जिसका XL बड़ा होगा। अगर XL बड़ा है XC तो VL बड़ा डेफिनेटली VC। क्यों, इक्वल टू IXL ही तो होता है ना। ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखिए। अगर इफ XL बड़ा हो जाए XC से, देन पक्का VL बड़ा हो जाएगा VC से। क्यों, आई आएगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होना है। तो XL कितना आया था 12 और XC कितना आया है 10/8। ठीक है, XC कितना आया है 10/8। तो बड़ा तो स्वाभाविक रूप से VL ही है, तो वोल्टेज भी बड़ा है, मतलब 90 डिग्री करंट से वोल्टेज लीड करेगा, मतलब करंट अब लैग करेगा, मतलब करंट अब 90 डिग्री लैग करेगा। तो जो हम करंट की इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। आपका जो XL आया था वो आया था 12, ये ओमेगा इंटू L। ठीक है, और XC क्या था 1 अपान ओमेगा C, तो 1 अपान ओमेगा की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 1000/80। अच्छा, ऐसा कुछ एक जीरो की दिक्कत है, एक जीरो की दिक्कत है, यहाँ 1000 ऐसा कुछ है ना, सॉरी एक जीरो की दिक्कत थी, 1000/80 तो 80/100 12 पॉइंट कुछ ये आ जाएगा क्या, 12 पॉइंट कुछ आएगा ये, है ना 12 पॉइंट कुछ है। तो ये मैं इसको थोड़ा सुधार रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ, यह आ जाएगा 80 अपान -4, ऐसा ना 80 अपान -4, हाँ ठीक है। 12 × 96 -100, 96 -100 -4, ये 10 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -20 एम्पियर। ठीक है, आई नॉट कितना आया -20। ठीक है, आई नॉट आया -20। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां से हमको दिख रहा है ये कितना आ रहा है 12 पॉइंट 12 × 96 4 5 12.5 एम्पियर, 12.5 ओम ये है
और 12 ओम ये है। क्योंकि XC बड़ा है XL से, इसलिए VC बड़ा होगा VL से। अगर VC बड़ा हो गया VL से तो टेंडेंसी किसकी है? कैपेसिटिव सर्किट ज्यादा डोमिनेट कर गया ना कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करती है। तो करंट अब 90 डिग्री से लीड करेगी, होगा 90 डिग्री, क्योंकि पावर फैक्टर इसका 90 डिग्री ही आना है, मतलब सॉरी फेज 90 डिग्री ही आना है एलसी सर्किट का, है ना। तो 90 डिग्री अब करंट लीड करेगी। तो जब करंट की इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई नॉट मतलब माइनस आई नॉट कितना 12.5 कितना आया है? अच्छा 20 आया है, माइनस 20 कितना आया है? माइनस 20 साइन 4t प्लस 37 पहले से था। अब करंट लीड करेगी क्योंकि कैपेसिटिव नेचर है, एक्सीसी बड़ा हो गया है तो कैपेसिटिव नेचर है, तो करंट लीड करेगी। कितने से लीड करेगी? यहां तो पाई बाय 2 से करेगी। रजिस्टर होता तब भी काम यही होता। ये चीज हम देखते हैं एक बार की नेचर किस चीज का है, ठीक है। अगर एलसी सर्किट में ये काम होता तो बहुत होता, फेज 90 डिग्री नहीं आता। एलसी में फेज 90 डिग्री है, ठीक है। जो यहाँ 90 हम सीधे ऐड कर देंगे यहाँ पे, वो ना करते आरएलसी में, बस इतना ही ना। लेकिन करते यही काम, एक बार ये चेक करते आरएलसी से। इसीलिए 100% क्वेश्चन आते हैं कि वहां माइनस प्लस में अधिकतर डाउट होता है, या ये चीज चेक करने के लिए भूल जाते हैं। नॉर्मली जो एक केस किताब में दिया रहता है वही कंडीशन मान के ऊपर की तरफ मान के वही वाला, और अक्सर आदमी फंस जाता है, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे कि सर्किट का नेचर क्या हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? रिएक्टेंस से पता चलेगा। एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो ठीक है, वोल्टेज लीड करेगा, और अगर एक्ससी बड़ा हो गया एक्सएल से तो करंट लीड करेगा। यहाँ पे देखिए हमने चेक किया, एक्ससी बड़ा हो गया एक्सएल से, इस कारण से VC भी बड़ा हो जाएगा VL से, इसलिए कैपेसिटर लीड करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। और कैपेसिटर में करंट लीड करती है, तो करंट जो पहले फेज था वोल्टेज का उससे 90 डिग्री अब लीड करेगी। 90 क्यों? क्योंकि एलसी है, रजिस्टर नहीं है तो 90 है, ठीक है। माइनस 20 साइन 4t प्लस 127 डिग्री, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, माइनस 20 साइन 4t प्लस 1, ठीक ठीक है। एलसी सर्किट के ऐसे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस, जहां जहां सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर एक साथ आएगा वहां ट्यूनिंग जरूर होगी। ट्यूनिंग मतलब क्या? चैनल सही से पकड़े, ठीक है। एक्चुअल में ऑसिलेटर एलसी सर्किट से ही मिलके बना होता है। एल पैरेलल सी लगा दो तो ऑसिलेटर में बहुत बढ़िया चीज ट्यून कराने के लिए लगाया जाता है। ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस में ऑसिलेटर अलग से हम पढ़ेंगे क्या चीज होता है, और अपने कोचिंग का नाम भी उसी पे रखा गया है, ऑसिलेटर पे। तो रेजोनेंस क्या है? अब एक चीज याद रखिएगा, इफ सर्किट कंटेन L and C टुगेदर, अगर सर्किट में L और C एक साथ आ गए, अब चाहे RLC भी हो तब वो LC तो है ना, then resonance take place, ठीक है। रेजोनेंस तब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज अ कंडीशन, रेजोनेंस इज अ कंडीशन, एक स्थिति है when capacitive reactance becomes equal to inductive reactance, ठीक है। रेजोनेंस एक कंडीशन है
जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए उस समय। ठीक, तो अगर हम XL को XC के बराबर कर दें तो ओमेगा L इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा C हो जाएगा। ओमेगा ओमेगा उधर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। यहां से आप लिख लेंगे ओमेगा इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√C। ठीक है, ओमेगा है डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, LC दोलन। जिस समय ये हो जाता है रेजोनेंस की कंडीशन में फिर ऑसिलेशन होने लगता है और LC ऑसिलेशन उसको कहते हैं। बढ़िया ट्यूनिंग होती है वहां पे और उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। ठीक है, क्या है ये? LC ऑसिलेशन। ट्यूनर इसी से बनता है, ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम f की बात करें तो क्या ये 1/2π/LC होगा? हाँ होगा, क्योंकि 2πf इक्वल टू ऐसे। ठीक है, इसे कहते हैं रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति ऑफ LC ऑसिलेशन, LC दोलन की अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ही लिया जाता है। बताइए क्या होता है? फाइंड द रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी। ना लिखे ये सब तब भी रेजोनेटिव लिख दिया ना बस, तो रेजोनेटिव से तुरंत एक ही केस ही। ठीक है, RLC में भी यही चीज, चाहे RLC सर्किट हो चाहे LC सर्किट हो, फ्रीक्वेंसी में रजिस्टर का क्या काम? फ्रीक्वेंसी में रजिस्टर का तो कोई काम है नहीं वहां, है ना। तो रेजोनेंस किसके कारण होगा? L और C के कारण होगा। रेजोनेंस किसके कारण? LC के कारण। तो चाहे RLC हो तब भी है रिजल्ट, LC हो तब भी है। हमको तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो ये है। ठीक है, ठीक, ये रेजोनेंस की पूरी कंडीशन। LC सर्किट हमने पूरा देखा। RLC सर्किट हम कल देखेंगे, वहां पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चोक कॉइल संभवतः कल ही होगा। RLC सर्किट पे भी मैं आपको होमवर्क के रूप में कहता हूं कि आप RLC सर्किट का डेरिवेशन वर्क में कंप्लीट करिए और सब कुछ निकालिए RLC सर्किट के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने अच्छे से समझ पाए हैं सर्किट्स को। हमने RL किया, सब कुछ खेल है फेजर डायग्राम का। अगर आप फेजर डायग्राम बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो डेफिनेटली आप सारा का सारा रिजल्ट लेके आ पाएंगे, और अगर रिजल्ट लेके आ पाएंगे तो क्वेश्चन कुछ भी हो आपसे बनेगा। ठीक है, बनेगा, बनना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन हो। कल हम लेके आएंगे जरूर, RLC सर्किट आएंगे और चोक कॉइल तो हो ही गया है। कल हम पावर भी देखेंगे, ऐसी सर्किट में पावर कैसे डिसिपिटेट होती है, क्या कैसे VRMS IRMS cos फाई ऐसे सर्किट में जो पावर है वो याद रखिए। जो नॉर्मल मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर है वो AC करंट या फिर वोल्टेज को मापने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। अल्टरनेटिंग सप्लाई को मेजरमेंट करने के लिए हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है। गेट में भी मजाक कर लिया था, जब हमने दिया था तो उसी साल पूछा था ऐसी मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।